तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री क्लास 9 और चैप्टर का नाम क्या है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर चैप्टर को समझेंगे अच्छे से। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है बिग चेंज, कोई बहुत बड़ा बदलाव लेके आना, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिवॉल्यूशन। और ये बदलाव कहाँ हुआ है, फ्रांस के एरिया में हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं अच्छे से। On the morning of 14th July 1789, the city of Paris was a state of alarm। बोला जा रहा है कि सुबह सुबह का समय था और जुलाई में 14 तारीख हुआ था 1789 में। जो पेरिस का सिटी है वो एक टाइप का बहुत स्टेट ऑफ अलार्म का मतलब है बहुत अफरा दफरी मचा हुआ था वहाँ पे, ठीक है, बहुत अफरा दफरी मचा हुआ था, बहुत केओस था वहाँ पे। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। बोला जा रहा है कि जो वहाँ के राजा थे वो अपने ट्रूप्स को, ट्रूप्स मतलब कौन होता है, सोल्जर्स, वो अपने सोल्जर्स को क्या किए थे, सिटी में मूव करने का अलाउ दे दिए थे, कमांड दे दिए थे। र्यूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह, कुछ ऐसे भी अफवाह उड़ गया था वहाँ पे कि जो वहाँ के राजा हैं वो कभी भी अपने आर्मी को क्या ऑर्डर दे सकते हैं कि जाके सिटीजन्स पे ओपन फायर कर दो, मतलब सिटीजन को गोली मार दो। Some 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a public या people's militia। कहने का मतलब क्या है, कुछ 7,000 आदमी और औरत मिलके क्या किए थे, वहाँ पे जो टाउन हॉल था उसके सामने खड़े होके डिसाइड किए थे कि वो लोग अब क्या बनाएंगे, पीपल्स मिलिट्रिया। कहने का मतलब क्या है, पीपल्स आर्मी, दे विल फॉर्म पीपल्स आर्मी, ठीक है। और ये डिसाइड वहाँ पे किए थे, कहाँ पे, नियर टाउन हॉल। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। लेकिन आप मान लो आप जब भी आर्मी क्रिएट करने जा रहे हो तो यू नीड वेपन्स, बिना वेपन्स के तो आर्मी क्रिएट होंगे नहीं। तो इसीलिए वो जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स था वहाँ पे सर्च करने के लिए कहीं पे हमको क्या मिल जाए, कुछ वेपन्स मिल जाए, बंदूक मिल जाए, एमिनेशन मिल जाए, इसलिए वहाँ पे लूटपाट एक टाइप का बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में सर्च किया गया, किसके लिए, आर्म्स के लिए, वेपन्स के लिए। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन द बास्टाइल। कहने का मतलब क्या है, फाइनली क्या हुआ, आखिर में कुछ सेवरल हंड्रेड लोग कहाँ पहुँच गए, तो जो सिटी का ईस्टर्न पार्ट है, जो सिटी का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर एक प्रिजन था। हाँ, वहाँ पे एक प्रिजन था, एक जेल था जिसका नाम था बस्टाइल। दे होप टू फाइंड होर्डेड एमिनेशन। कहने का मतलब क्या है, जहाँ उन्हें संभावना था कि वहाँ क्या मिल सकता है, एमिनेशंस मिल सकता है, वेपन्स मिल सकता है। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बस्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज। बोला जा रहा है कि वहाँ पे जब उन दोनों के बीच में, लाइक पीपल्स मिलिट्रिया, लोगों के बीच में और वहाँ पे रहने वाले जो आर्म्ड फोर्स हैं उनके बीच में जब लड़ाई हुआ तो जो कमांडर था बस्टाइल का उसके मार दिया गया और जो प्रिजनर्स थे, मतलब उस जेल में जो कैदी थे, उन्हें भी छुड़ा लिया गया। हालांकि वहाँ कोई ज़्यादा कैदी नहीं था, वहाँ बस 7 कैदी थे, ठीक है। येट द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो बेस्टाइल था कहीं ना कहीं उसको सारे लोग क्या करते थे, नफरत करते थे उससे। बेस्टाइल क्या है, बेस्टाइल वही प्रिजन के बारे में बात हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो एक टाइप का राजा का डेस्पोटिक पावर दिखाता है। डेस्पोटिक पावर मतलब क्या है, जहाँ वो किसी बंदे को या किसी जो विक्टिम है उसको बंद कर देता था, है ना, कि हाँ भाई आप ऐसे किए तो आपको जेल में डाला जा रहा है। तो ये एक टाइप का उसका डेस्पोटिक पावर शो करता था, कौन सा, बेस्टाइल। इसलिए उसको क्या कर दिया गया, उसको लोग हेट करते थे। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep us aware of its destruction। कहने का मतलब क्या है कि जो वहाँ का फोर्ट्रेस था, मतलब जो वहाँ का किला था, और उस किले को ही क्या बना दिया गया था, जेल बना गया था, तो उसको डेमोलाइज कर दिया गया, मतलब उसको तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और जो चीज़ नष्ट हुआ उसमें जितना भी स्टोन वगैरह निकला ना, उसको मार्केट में बेचा गया। मतलब क्या है, उस किला को तोड़ के और उसके जो स्टोन्स थे उसको मार्केट में सोल्ड किया गया और लोगों ने उनको खरीदा भी। क्यों खरीदा, क्योंकि उनको लगा कि अब जो राजा का डेस्पोटिक पावर है वो टूट रहा है, मतलब अब राजा वीक हो जाएगा और हमें फाइनली क्या मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा। ये जो चीज़ हुआ है इनके ऊपर, जो अत्याचार हुआ है, उससे इनको फ्रीडम मिल जाएगा। द डे दैट फॉलोड सो मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। और उसी दिन जो पेरिस एरिया है या जो अदर एरिया है वो सब पे भी क्या हुआ, हाँ, मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रेड था, है ना, जो रोटी था, उसका प्राइस क्या हुआ था, बहुत बढ़ गया था। मच लेटर when historians looked back upon this time they saw it was the beginning of the chain of the event that ultimately led to the execution of the king in France। बोला जा रहा है जी कि जब हिस्टोरियंस इस मूवमेंट को देखते हैं तो उनको समझ आता है कि ये बिगिनिंग हो गया था, इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट जो आगे जाके फ्रांस में उसके राजा को वहाँ से हटाता है। द मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम।
हाउ एंड व्हेन दिस हैपन, कहने का मतलब क्या है, लेकिन उस समय तक बहुत सारे लोग जो थे वो एंटिसिपेट नहीं किए थे इसके आउटकम का, ये सोचे नहीं थे कि आगे जाके ये जो इवेंट है, ये जो आज हुआ, ये धीरे 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 कितना बड़ा हो जाएगा कि वहाँ के जो राजा हैं फ्रांस के, उनको हटा दिया जाएगा। और आप देखो, दिस इज़ द इमेज, है ना, ये है बेस्टाइल, और इसी को क्या कर दिया गया था, डिमोलिश कर दिया गया था। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल सून आफ्टर द डेमोलिशन ऑफ बेस्टाइल आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स कॉमेरेटिंग द इवेंट। कहने का मतलब क्या है कि इसके जस्ट बाद जब बेस्टाइल को हटा दिया गया, तोड़ दिया गया, उसके जस्ट बाद जो आर्टिस्ट थे इसका प्रिंट बनाते हैं। ठीक है, नाउ सी लेटर ऑन। उसके बाद वहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, मतलब 1750 से लेकर 1799 तक वहाँ पर जो सोसाइटी था, फ्रेंच सोसाइटी, वो कैसा था, उसको हम लोग देखने वाले हैं। इन 1774 लुइस 16, कितना, 1774 में लुइस 16 जो थे वो ब्रूबॉन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और उनको राजा बनाया गया, मतलब ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, उनको फ्रांस का किंग डिक्लेयर किया गया। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू ऑस्ट्रेलिया प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। कहने का मतलब क्या है कि वो उस समय 20 साल के थे, और उनका शादी किससे हुआ, ऑस्ट्रियन, मतलब ऑस्ट्रिया के एक प्रिंसेस थी, उनसे शादी हुआ, उनका नाम था मैरी एंटोनेट। अपॉन हिज एसेसन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। बोला गया कि जब वो राजगद्दी पे आए तो उसके बाद ये एक ऐसे नया राजा थे जिनको ट्रेजरी में कुछ मिला ही नहीं, मतलब बोला जा रहा है कि जो फाइनेंस था, जो पैसा था, है ना, वो पैसा पूरा खत्म हो चुका था, नष्ट हो चुका था। इनके जो स्टॉक होता है पैसा का ना, वहाँ पैसा ही नहीं था एक टाइप का। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। कहने का मतलब क्या है, सालों से ये लोग लड़ रहे हैं, है ना, और लड़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इनका जो मनी है, जो पैसा है, जो फाइनेंस है, वो तो खत्म होना ही है। तो फ्रांस का जो फाइनेंस है वो खत्म हो चुका है। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावैगेंट कोर्ट ऑफ द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलिस। कहने का मतलब क्या है कि अब ये जहाँ रहते हैं, जिस पैलेस में रहते हैं, है ना, उस पैलेस को चलाने के लिए या उस जगह को चलाने के लिए आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, क्योंकि ये लोग एक्स्ट्रा वैगन कॉस्ट, मतलब एक टाइप का बहुत आलिशान टाइप का पैसा खर्च करना, आलिशान टाइप में रहना, तो पैसा तो चाहिए, और पैसा तो है नहीं। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13th अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम अ कॉमन एनिमी ब्रिटेन। बोला गया कि लुइस 16 के अंदर फ्रांस जो है वो किसको हेल्प करता है, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प करता है कि वो क्या कर ले, इंडिपेंडेंस हासिल कर ले। किससे, ब्रिटेन से। मतलब ब्रिटेन जो है वो अमेरिका के 13 एरिया को कॉलोनी बना के रखा था, और फ्रांस के हेल्प से, या बोला जाए तो लुइस 16 के हेल्प से वो लोग क्या हो पाए, इंडिपेंडेंस ले पाए। द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन लिबरल्स टू अ डेट दैट हैज़ ऑलरेडी रीजन टू मोर देन 2 बिलियन लिबरल्स। कहने का मतलब क्या है कि ये जो वॉर वहाँ पे लड़ाई हुआ, उस वजह से यहाँ पर जो कर्ज है, जो डेट है, वो क्या हो गया, 1 बिलियन से और बढ़ गया। दैट ऑलरेडी रीजन टू मोर देन 2 बिलियन, और वो क्या हो गया, 2 बिलियंस जो डेट है, जो कर्जा है, वो 2 बिलियंस तक पहुंच गया, मोर देन 2 बिलियंस, 2 बिलियन से भी ज़्यादा कर्ज बढ़ गया उन लोगों पर। लेंडर्स हु गैव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। और वहाँ पे जो लेंडर्स थे, जो मनी लेंडर्स थे, जो पैसा दे सकते थे क्रेडिट पे, उन्होंने अब 10% चार्ज करना शुरू कर दिया था लोन्स पे, कि अगर वो पैसा देंगे तो वो इंटरेस्ट लेंगे कितने परसेंट का, 10% का। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone। अब बोला जा रहा है कि अगर फ्रेंच गवर्नमेंट किसी से डेट लेता है, कर्ज लेता है, तो उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट वो करेगा, उसमें वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एक्सपेंड कर पाएगा, मतलब कर देता है, क्योंकि भाई 10% इज़ अ वेरी लार्ज इंटरेस्ट, यू कैन से। टू मीट इट रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। बोला जा रहा है कि अगर इसको अपना रेगुलर एक्सपेंस को मैनेज करना है, जैसे आर्मी को सैलरी वगैरह जो भी है पेमेंट करना है, कोर्ट को मैनेज करना है, उस समय के जो भी रनिंग गवर्नमेंट के ऑफिसेज है या जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको मैनेज करना है, तो उसके सामने प्रॉब्लम था कि उसको अब टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स इंक्रीज करके जो वहाँ पे लोग हैं उनसे टैक्स वसूल करके तब आप इसको चला सकते हो। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सिफिड। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है, ये जो निर्णय लिया गया, ये उतना कारगर नहीं निकला। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स एंड ओनली मेंबर्स ऑफ 3rd स्टेट हैड टू पे टैक्सेस। देखिए उस समय जो फ्रेंच सोसाइटी था उसमें टोटल 3 स्टेट्स था, 3 डिवीज़न, और जो 3rd डिवीज़न के लोग थे उन्हीं को केवल टैक्स भरना पड़ता था, 1st और 2nd डिवीज़न टैक्स नहीं देते थे। यू कैन सी दिस। देखो यहाँ पे जो पहला डिवीज़न है जिसको हम लोग 1st स्टेट बोल रहे हैं, वहाँ कौन थे, क्लर्जी लोग थे। हु वर क्लर्जी, जो चर्च मैन होते हैं ना, फादर होते हैं, चर्च मैन या चर्च से जुड़े हुए लोग, उनको कहा गया है क्लर्जी। और जो 2nd स्टेट में रह रहे हैं उनको कहा गया नोबिलिटी, मतलब राजा महाराजा या उनके रिलेटिव्स वगैरह, ठीक है। और जो 3rd स्टेट में आते हैं उनमें बाकी बचे हुए सारे, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, पीजेंट, आर्टिसन, स्मॉल पीजेंट और लेबरर, सर्वेंट, ये सब कहाँ हैं, 3rd स्टेट में।
और इन्हीं को क्या देना पड़ेगा, इन्हीं को टैक्स पे करना पड़ेगा। बाकी ये भी टैक्स नहीं देंगे और ये भी टैक्स नहीं देंगे। टैक्स जो भी जाएगा इनके ऊपर जाएगा। ये उस समय का डिवीजन था। The Society of States was part of feudal system that dated back to the Middle Age. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. बोला जा रहा है कि ये जो टर्म आप देख रहे हो ओल्ड रिज्म, इसका यूज़ किया जाता था, इस टर्म का यूज़ किया जाता था वहाँ के सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को दिखाने के लिए, फ्रांस का सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को दिखाने के लिए बिफोर 1789। आगे देखिए, फिगर 2 shows how the system of states in France society was organized। जैसे ये फिगर अभी हम लोग जो देखे, यही फिगर 2 है, इसमें आप देख पाए कि कैसे डिवीजन हो जा रहा है, कैसे डिवीजन को किया गया है। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। वहाँ पर जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन है वो किसका है, पीजेंट्स का है, मतलब किसान, फार्मर्स का है। किसका है, पीजेंट्स का है, मतलब फार्मर्स का है। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। लेकिन 90% पॉपुलेशन उनका है, लेकिन उनमें से कुछ ही नंबर में ऐसे पीजेंट्स हैं जिनके पास खुद का ज़मीन है और जिस पर वो कल्टीवेट कर सकते हैं। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। लगभग 60% जो वहाँ का ज़मीन है वो किसके द्वारा लिया गया है, जो नोबल्स हैं, जो चर्चमैन हैं, या जो वहाँ पे अमीर लोग हैं थर्ड स्टेट से, उनके द्वारा ओन किया जाए है। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। बोला जा रहा है कि जो पहला 2 स्टेज है वहाँ पर, जैसे जो क्लर्जी है या जो नोबिलिटी है, वो बाय बर्थ कुछ प्रिविलेज, कुछ सर्टेन टाइप का प्रिविलेज उनको मिलेगा। प्रिविलेज मतलब अ काइंड ऑफ बेनिफिट्स यू कैन से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वर एक्सेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। और जो उसमें से सबसे बढ़िया एक टाइप का फैसिलिटी है, जो प्रिविलेज है, जो उन्हें मिलता है, वो है कि उन्हें टैक्स नहीं भरना होगा। फर्स्ट स्टेज जो क्लर्जी हैं और जो सेकेंड स्टेज में जो नोबिलिटी है, उनको टैक्स नहीं देना होगा। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, और उसके बाद जो नोबल्स हैं उनको फ्यूडल प्रिविलेज भी मिलता है। ठीक है, दे इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। मतलब क्या है कि अगर एक टाइप का कर्ज, फ्यूडल कर्ज जो वो किस पे लगाए, पीजेंट्स पे, अगर वो नहीं भर पाए तो उनसे वो वसूली कर सकते हैं। फ्यूडल एक टाइप का जो मनी है उनसे डिराइव कर सकते हैं। पीजेंट्स वर ऑब्लिग टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस और फील्ड, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स। कहने का मतलब क्या है कि जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर थे, उनको मानना पड़ेगा, क्या, उनको सर्विस देना पड़ेगा। किसको, टू द लॉर्ड, मतलब वहाँ के जो किंग है उनको, जो वहाँ के जो भी सिस्टम है उनको उनके घरों में काम करना पड़ेगा, उनके फील्ड्स में अगर काम करना पड़ा तो वहाँ काम करना पड़ेगा, आर्मी में अपना सर्विस देना है तो वहाँ देना पड़ेगा, या अगर रोड वगैरह बन रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको। और ये जो क्या लिव्र है, ये क्या है, ये एक टाइप का करेंसी था। जो वहाँ पे हम लोग पढ़े ना कि जो डेट है वो कितना हो गया था, मोर देन 2 बिलियन लिव्र। तो ये क्या है, ये एक टाइप का करेंसी था फ्रांस का, जो डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब 1794 के बाद ये नहीं चलता था। और क्लर्जी क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द फंक्शन, स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, मतलब एक टाइप के जो चर्च से जुड़े हुए लोग थे, उनको क्लर्जी कहा गया। अब ये तिथ क्या है और ये टाइल क्या है, ये दोनों हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, हालांकि यहाँ पर भी हम लोग को पढ़ना है। तिथ जो है ये एक टाइप का टैक्स है जो किसको दिया जाता है, चर्च में आपको देना होता है। और टाइल क्या है, ये ऐसा टैक्स है जो आपको सीधा स्टेट को देना है, मतलब सीधा किंग के जो भी है अथॉरिटी में जाएगा। ये 2 टाइप का क्या है, ये भी टैक्स है और ये भी टैक्स है। और ये जो था जो भी तिथ, ये क्या है, 1/10 ऑफ योर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मतलब जो भी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की हो उसका 1/10 देना है। मतलब अगर आप 100 केजी उगाए हो तो आपको 10 केजी जो है वो चर्च में क्या करना है, एज अ टैक्स देना है। द चर्च टू एक्जेस्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्स कॉल्ड टिथ फ्रॉम द पीजेंट्स। मतलब क्या है, किसान से चर्च भी क्या लेता था, टैक्स लेता था, है ना, इन द फॉर्म ऑफ टिथ। और एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। और उसके बाद जो थर्ड स्टेट से जितने भी मेंबर है वो सब क्या करेंगे, स्टेट को क्या देंगे, टैक्स देंगे। और वो टैक्स को बोला गया या तो डायरेक्ट टैक्स और नहीं तो उसको टाइल बोला गया। ठीक है, उसी का नाम क्या है, डायरेक्ट टैक्स भी है। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर लीव्ड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सॉल्ट और तंबाकू। कहने का मतलब क्या है, ये तो 2 टैक्स है जो आपको दिख रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाया गया। जैसे आप जो भी एवरीडे कंजप्शन करोगे, अगर आप नमक खाओगे उस पर भी टैक्स है, और जो अगर आप कुछ नशीला पदार्थ जैसे जो भी यूज करोगे उस पर भी आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वर बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। बोला जा रहा है कि वहाँ पे जितना भी पैसा कौड़ी आता था या जो भी मनी आता था उसका सारा बर्डन टैक्स के तौर पे किससे वसूली होता था, थर्ड स्टेट के मेंबर से। बाकी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट दे आर नॉट लाइब्ड टू गिव एनी काइंड ऑफ टैक्सेस। सीधा फोटो, सी दिस इमेज। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये द पुअर फेलो मैन है, ये अपने साथ क्या क्या लेके आया है, ग्रेन, फ्रूट्स, मनी, सैलेड एंड द फैट लॉर्ड सिट देयर। ये जो यहाँ पे मोटा व्यक्ति है, जो मोटा लॉर्ड है, मतलब एक टाइप का भगवान मान रहे लो अपने आप को, है ना, सिट देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर ऑफ ग्रेस एंड लुक दैट। उसको दया भी नहीं आ रहा है कि ये इतना वर्क हार्ड किया है, इतना गरीबी में, लेकिन फिर भी ये सब कुछ ला के दे रहा है और ये यहाँ लेने के लिए ही बैठा हुआ है। और ये क्या है, द नोबल मैन इज द स्पाइडर, द पीजेंट्स द फ्लाई। बोलना क्या जा रहा है कि यहाँ पे जो नोबल मैन है, ये जो नोबल मैन है ये क्या है, ये स्पाइडर है
और ये जो है, ये जो पुअर फेलो, ये क्या है, यहाँ पे फ्लाई है, मतलब ये इसके लिए एक टाइप का आहार है। इसको ये लूट के इसका जो भी है, जो भी वर्क डन है, वो कौन ले ले रहा है, नोबल मैन ले लेगा। द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वॉन्ट्स, मतलब क्या है, जितना बुरा आदमी को, जितना ग्रीडी आदमी को जितना ज़्यादा तुम दोगे, वो उतना ही लालची बनेगा, उसको उतना ही चाहिए। अगर किसी लालची आदमी को अगर आप 100 रुपया दान दे दोगे या दे दोगे, डोनेट कर दोगे ना, वो आपके पीछे पड़ जाएगा, लाइक आई वांट मोर। तो ये बताया जा रहा है द मोर द डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स, डेविल पास जितना ज़्यादा आएगा वो उतना ज़्यादा ही डिमांड करेगा। उसके बाद देखिए 1.1 में क्या बताया गया है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब जो वहाँ पे जीने के लिए भी, सर्वाइव करने के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। बोला जा रहा है कि जहाँ पर 1715 में 23 मिलियन लोग रहते थे, वहाँ पर ही क्या हुआ कि 5 मिलियन लोग बढ़ गए। 5 मिलियन लोग क्या हुआ, इंक्रीज कर गए। कब तक, 1789 आते आते तक 5 मिलियन बढ़ के कितना हो गए, 28 मिलियन लोग वहाँ पे हो गए। कहाँ पे, फ्रांस में। दिस लेड टू द रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, और लोग बढ़ रहे हैं रैपिडली, तो वहाँ पे फूड ग्रेन्स, खाने पीने का डिमांड भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप द पेस विद द डिमांड, लेकिन जो ग्रेन्स है वो उतना तेजी से तो बढ़ नहीं पा रहा जितना तेजी से डिमांड बढ़ रहा है, जितना तेजी से लोग बढ़ रहे हैं। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेबल डाइट फॉर द मेजोरिटी रोज रैपिडली, तो इसलिए जो वहाँ पे ब्रेड है, ठीक है, जो रोटी था वहाँ पे, उसका कीमत क्या हुआ, रोज मतलब रैपिडली बढ़े जा रहा है। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस, बोला जा रहा है कि बहुत सारे वर्कर्स जो थे वो एज अ लेबर वर्कशॉप में काम करते थे, और जो उसके ओनर थे उन्होंने उनका जो वेजेस है उसको फिक्स कर दिया था कि मैं तुम्हें इतना ही पैसा दे सकता हूँ। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस, लेकिन जो उनका पैसा है, जो मजदूरी है, जो दिहाड़ी है, वो प्राइस के साथ तो बढ़ नहीं रहा है। प्राइस के साथ जैसे जो भी है, ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है तो आपका जो आमदनी है वो भी बढ़ेगा, देन यू कैन मैनेज। बट आपका प्राइस फिक्स्ड है, जो आपका प्राइस इंक्रीजिंग है बट आपका वेज फिक्स्ड है, तो आप कैसे कोई चीज़ को खरीद पाओगे। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन, कहने का मतलब क्या है, इसलिए गरीब और अमीर के बीच में और दूरी बनते रहा और गैप क्रिएट हो गया। थिंग्स बिकम मोर वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, और थिंग्स मतलब जो वहाँ का चीज़ है वो तो और ख़राब हो जाता था। अगर ड्रॉट आ गया, पानी का कमी हो गया, फसल ख़राब हो गया, या हेल स्टॉर्म आ गया, मतलब मान लो ऐसा वर्षा हुआ, ऐसा बारिश हुआ कि फसल ख़राब हो गया, तो और टेंशन हो जाता था, क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगा, प्राइस और इंक्रीज हो जाएगा, तो प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। दिस लेड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट ऑकर फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रीजन। कहने का मतलब क्या है, इस वजह से कि एक टाइप का क्राइसिस क्रिएट हो जाता था, और ये अक्सर देखने को मिलता था कहाँ, फ्रांस के रीजन में। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे आपको जीने के लिए, एक बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए भी ट्रबल होना पड़े, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस, कि आपका जो बेसिक नीड है वो भी आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो ये जनरली कहाँ देखा जाता था, फ्रांस में। कब, ड्यूरिंग द ओल्ड रीजन में। तो हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना 1.2। वो क्या समझा रहा है, हाउ अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। ये जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है वो कैसे होता है। तो जब देखो, जब आपके पास बैड हार्वेस्ट होगा, मतलब अगर आपका फसल ख़राब हो जाए जिस वजह से हार्वेस्ट अच्छा ना हो पाए, तो सबसे पहले क्या होगा, स्कार्सिटी ऑफ फूड, मतलब खाने की कमी हो जाएगी, जो फूड ग्रेन्स है वो कम हो जाएंगे, और जब फूड ग्रेन्स कम हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगा, और अगर सप्लाई कम हो गया तो डिमांड बढ़ेगा, और इस वजह से उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस अगर बढ़ेगा तो जो रिच फैमिली है, जो अमीर लोग हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पुअरेस्ट हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कुछ खरीद नहीं पाएंगे। ब्रेड वगैरह जो लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी नहीं खरीद पाएंगे। अगर वो खरीद नहीं पाएंगे तो दो चीज़ हो सकता है, एक, उनका जो बॉडी है, दे विल गेट वीकर, वो लोग कमज़ोर हो जाएंगे। दूसरा क्या, वो लोग खाने पीने के लिए राइट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, और ये दोनों ही चीज़ क्या होगा, एट द एंड डेथ का कारण बनेगा। एट द एंड डेथ का कारण बनेगा, क्योंकि अगर जो वीक बॉडी है, अगर कमज़ोर बॉडी हो जाएगा तो दे आर मोर प्रॉन टू डिजीजेस, मतलब उनके पास बीमारी ज़्यादा होगा। जो कम खाना पीना खाएंगे उनके लिए बीमारी ज़्यादा हो सकता है, तो उस वजह से नंबर ऑफ़ डेथ बढ़ेगा। अगर वो खाने पीने के लिए लड़ाई करेंगे, फूड के लिए क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, उसके लिए भी डेथ होगा। तो अल्टीमेटली यू कैन से कि जो पुअरेस्ट हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, और इससे डेथ इंक्रीज़ होता है, मतलब जो एक टाइप का मरने का नंबर है वो बढ़ जाता है। नाउ सी, आगे देखते हैं 1.3 में क्या बताया गया है, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविजेज एंड एंड ऑफ टू प्रिविलेज। बोला जा रहा है कि आगे जो चल के मिडिल क्लास आया, वो ये जो प्रिविलेज मिलता था फर्स्ट स्टेट के लोग के, या जो सेकंड स्टेट्स के लोग थे, उनको क्या मिलता था, प्रिविलेज मिलता था, है ना, उसको ख़त्म किया गया, उसको एंड तक लाया गया। अब देखते हैं वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कैरसिटी। अगर पहले देखो तो पीजेंट्स हैं या जो वर्कर्स हैं, उन्होंने रिवॉल्ट्स में पार्टिसिपेट किया कि ये जो टैक्सेस बढ़ाया जा रहा है या जो फूड का कमी हो रहा है, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसके वजह से क्या किया गया, रिवॉल्ट्स हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। But they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in a social and economical order. कहा जा रहा है कि अगर आप अकेले कोई चीज़ करोगे और बिना कोई मेजर्स लिए करोगे तो हो सकता है वो चीज़ में आप सफल ना हो पाओ।
लेकिन अगर आप कोई चीज़ को बहुत सिस्टमेटिक वाइज करोगे और बहुत लोगों को एक साथ जुट करके करोगे तो आप जरूर एक चेंज लेके आ पाओगे, चाहे वो सोशल ऑर्डर में हो या इकोनॉमिकल ऑर्डर में हो। मीन टू से अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको बहुत सिस्टमेटिक ऑर्डर में करना है और लोगों को साथ मिलकर एकजुट होकर लड़ाई झगड़ा जब भी कोई बदलाव के लिए करना होता है तो करना पड़ेगा। This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new idea। और कहीं ना कहीं थर्ड स्टेट में कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़े बहुत प्रॉस्परस थे, पैसे वाले थे और उनको पढ़ाई मतलब जो एजुकेशन है वो मिल चुका था, उनके पास नया नया आइडियाज़ आ चुका था। ऑब्वियसली व्हेन यू विल हैव एजुकेशन आपको नया नया आइडिया मिलेगा। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expansion overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the rich members of society। बोला जा रहा है कि जब 18th सेंचुरी आया तो एक नया सोशल ग्रुप निकल के आया, इसको क्या बोला गया, जिसको बोला गया मिडिल क्लास। और ये जो मिडिल क्लास है ये कैसे कमाई, ट्रेड करते थे, मतलब दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते थे, और नहीं तो वो सामान बनाते थे ज़्यादातर जो कि वुलन और नहीं तो सिल्क टेक्सटाइल में वो ज़्यादातर काम करते थे, जिनको या तो एक्सपोर्ट कर दिया जाता था अदर कंट्री में और नहीं तो जो रीचर मेंबर हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं सोसाइटी में, वो उसे खरीद दिया करते थे, जिनसे क्या हुआ कि जो मिडिल एज है वो अपना अर्निंग, अपना वेल्थ कमाने लगा। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशंस सच एज लॉयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अगर बोला जाए तो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर को देखा जाए तो उसके अलावा भी थर्ड स्टेज में कौन कौन थे, कुछ ऐसे प्रोफेशंस थे जैसे जो लॉयर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, उनके लिए। ऑल ऑफ दीज वर एडुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। और ये जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं सब पढ़े लिखे थे और उनको ये समझ आ गया था कि कोई भी ग्रुप हो सोसाइटी का, उनको जन्म से कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। इफ़ यू वांट टू गिव सम प्रिविलेज तो उनको उनके पोजीशन के ऊपर दीजिए, उनके मेरिट के ऊपर दीजिए, जितने वो कामयाब हैं, जितने वो मेहनत कर सकते हैं उनके ऊपर उनको प्रिविलेज मिलना चाहिए, बर्थ से नहीं मिलना चाहिए। दिस आइडियाज इन्वेजनिंग आ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बट पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स सच एज जॉन लॉके और जीन जैक रोसल। बोला जा रहा है कि आगे चल के यही बना कि फ्रीडम और इक्वल लॉ बनना चाहिए, प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल लॉ बनना चाहिए। और कुछ फिलोसोफर्स थे जैसे जॉन लॉक हो गया या जीन जैक रोसल हो गया, इन्होंने भी इसके लिए आगे फॉरवर्ड किया, मतलब इनको ये बातों को आगे बढ़ाया गया। इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉक सॉट टू रिसोल्व द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। बोला जा रहा है कि इनका एक बुक था जिसका नाम था 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, किसका, जॉन लॉक का। उन्होंने इस पर बताया गया कि जो एब्सोल्यूट राइट मिला गया है टू द मोनार्क वो एक टाइप का सही नहीं है ना, इसको ठीक करना चाहिए, उसमें कोई चेंजेस लाना चाहिए। Russell carried the idea forward, proposing a form of government based on social contract between people and their representative। और जो यहाँ पे जीन थे उनका आइडिया था कि आप लोग कोई ऐसा गवर्नमेंट बनाइए जो कहीं ना कहीं लोग और रिप्रेजेंटेटिव के साथ जुड़ा हुआ रहे, मतलब उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ रहे। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, कहने का मतलब क्या है, एक और बुक था इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, उसमें मॉन्टेग्यूज के साथ क्या बताया गया है, प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। कहने का मतलब क्या है, ये जो बुक है, ये जो राइटिंग है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इन्होंने बताया गया था कि जो पावर है, पावर का डिवीज़न होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, इसमें पावर डिवीज़न होना चाहिए। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। और ये मॉडल को किसने अपनाया था, यूएस में इसको एक टाइप का अपनाया गया था, इस मॉडल को पुट ऑन किया गया था, फोर्स में लाया गया था। कब, जब 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो गए थे, किससे, ब्रिटेन से अलग हो चुके थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे। एन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स guarantee of individual rights was an important example of political thinkers in France। बोला जा रहा है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल राइट को एक इक्वल एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मानते हुए एक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में फ्रांस में जाना गया। The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspaper। ये जो फिलोसोफर्स थे जैसे जीन लॉक है, रोसेल है, इनका जो आइडिया है ये बहुत डिस्कस किया जाने लगा सलून्स में, कॉफ़ी हाउसेज में, और लोगों तक फैलने लगा। कैसे, बुक के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से ये लोगों को फैलाया गया। दिस वर्ड्स फ्रिक्वेंटली रेड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड और राइट। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी किया कि उसको जोर जोर से न्यूज़पेपर में या बुक में देख के पढ़ने लगे। क्यों, क्योंकि उस समय ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पढ़ या लिख नहीं सकते थे, तो उन्हें सुनाया गया, उन्हें बोल बोल के वो चीज़ बताया गया। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privilege। और जब ये न्यूज़ फैला कि लुइस 16 जो हैं वो आगे और भी टैक्स को बढ़ा सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनको एक्सपेंसेस मैनेज करना है, ये एक स्टेट के लिए एंगर का कारण बना। और बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए जिसमें ये जो प्रिविलेज है कि जो फर्स्ट स्टेज या जो सेकेंड स्टेज के लोग हैं वो टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, तो इसके लिए बहुत ये प्रिविलेज गलत है, इसके लिए आवाज़ उठाया गया। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे।
द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। अब ये रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक कैसे हुआ, इस पर ध्यान देंगे। लुइस 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन। लुइस 16 जो है वो पैसा क्यों बढ़ाना चाहते हैं, टैक्सेस क्यों इंक्रीज करना चाहते हैं, इसका रीजन आपको पहले सेक्शन में बता दिया गया है। हाउ डू यू थिंक ही वुड हैव गॉन डूइंग दिस। उन्होंने कैसे ये काम को किया होगा, इसको आपको कैसा लगता है क्या किया गया होगा। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजम टू द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। बोला जा रहा है कि जो मोनार्क है, जो राजा महाराजा का सिस्टम था वहाँ पे, वो अकेले अपने मन के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार टैक्स को बढ़ा या इम्पोज नहीं कर सकता है। रैदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग फॉर द स्टेट जनरल्स विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स। कहने का मतलब क्या है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा, और वो मीटिंग कहाँ होगा, स्टेट्स जनरल में होगा, जहाँ पर उनके प्रपोजल पे सोचा जाएगा। अगर वो प्रपोजल सही लगेगा तो वो एज अ न्यू टैक्स के फॉर्म में सबके सामने डिक्लेयर किया जाएगा। द स्टेट्स जनरल्स वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। और ये स्टेट जनरल क्या है भाई, ये एक ऐसा पॉलिटिकल बॉडी है जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव अपने मेंबर्स को, जो तीनों स्टेट्स है वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। लेकिन एक चीज़ है कि मोनार्क जब चाहे वो अपने बॉडी को यहाँ पर बुला सकता है, जब चाहे वो अपने बॉडी को यहाँ पे बुला सकता है। However, the monarch could alone decide when to call a meeting of this body। हाँ, एक चीज़ अच्छा था कि जो मोनार्क है वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर मीटिंग को कब बुलवाना है। ये बॉडी जो है, ये पॉलिटिकल बॉडी है, इसका मीटिंग कब होना चाहिए, कब होगा। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614। बोला जा रहा है लास्ट टाइम जब इसको किया गया था वो कौन था, 1614 में। ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली फॉर द स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स। अब 5 मई 1789 तो क्या किया जा रहा है, लुइस 16 फिर से एक मीटिंग को रखने जा रहे हैं, और उनका क्या प्रपोजल है कि न्यू टैक्स को इम्पोज किया जाएगा। एंड रेसिप्लेंट हॉल इन द वर्सलिस वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। कहने का मतलब क्या है, जो भी डेलीगेट्स आने वाले हैं उनके लिए जो होस्टिंग प्लेस है वो क्या है, एक हॉल है जो कि वर्सलिस में है। द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव इच। जो पहला स्टेट है या दूसरा स्टेट है वो 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, मतलब 300 फ्रॉम फर्स्ट एंड 300 फ्रॉम सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स। ठीक है, वो एक एक रो में बैठेंगे जो एक दूसरे को फेस करेंगे। वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स हैड टू स्टैंड एट द बैक। अब बोला जा रहा है कि लेकिन जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर हैं उनमें से 600 लोग आएंगे, लेकिन उन्हें क्या होना पड़ेगा, उन्हें खड़ा रहना पड़ेगा, वो भी कहाँ, पीछे में खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन जो फर्स्ट स्टेट या सेकेंड स्टेट के लोग आएंगे वो बैठेंगे, लाइक दे विल सिट एंड दे विल सिट टू ईच अदर। लाइक द थर्ड स्टेट्स वॉज प्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रोस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। और जो थर्ड स्टेज है वो अपने अनुसार जो बहुत प्रोस्परस है, बहुत पढ़े लिखे मेंबर्स है, उनको चूज करके वहाँ भेजता है। पीजेंट्स, आर्टिशियन, वुमेन्स वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबलीज। जो किसान हैं या जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, या जो वुमेन्स है, उनको इस असेंबली में एंट्री देना मना है, लाइक दे विल नॉट एंटर द असेंबली। However, this grievance and demands were listed in some 4000 letters which the representative had brought with them। और ये जो प्रॉब्लम है कि एक तो इन्हें खड़ा रखा जा रहा है, दूसरा फार्मर्स हो, आर्टिशंस हैं या वुमेन्स हैं, उनको एंट्री नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी शिकायतें हैं, डिमांड्स है, जिनको कुछ 40,000 नॉट 4,000 40,000 लेटर्स में लिख कर रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ लाए हैं। यहाँ पे जो डेट्स लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू कर लेना क्योंकि इससे डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है। Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। और स्टेट जनरल में जो वोटिंग सिस्टम है वो पता कैसे होता है कि जो स्टेट हैं सब स्टेट के पास अपना एक एक वोट है। लाइक पहला स्टेट के पास भी 1 वोट है, दूसरा के पास भी 1 वोट है, और तीसरा स्टेट जो है उसके पास भी 1 वोट है। दिस टाइम टू लुइस 16 हैड वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। और इस बार भी जो लुइस 16 है वो सेम टाइप का वोटिंग सिस्टम चाहते हैं। बट मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट्स डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। ठीक है, मतलब बोला क्या जा रहा था कि यहाँ पर जो मेंबर हैं, थर्ड स्टेट्स के मेंबर जो हैं, वो अब चाहते थे कि जो वोटिंग होगा अब वो एज अ होल होगा, वेयर ईच मेंबर्स वुड हैव 1 वोट, मतलब जहाँ पे हर एक मेंबर के पास अपना अपना एक एक वोट होगा। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स लाइक रॉसल इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बोला जा रहा है कि जो रॉसल है उनका जो एक बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये बात को बोला गया है, वो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है कि हाँ भाई हर इंसान के पास अपना एक एक वोट होना चाहिए। और ये डिमांड थर्ड स्टेट के द्वारा वहाँ रखा जाता है कि हर इंसान, हर मेंबर अपना एक एक वोट करेगा। When the king rejected this proposal, members of third state walked out of the assembly in protest। और जब राजा मतलब लुइस 16 इस प्रपोजल को ठुकरा देते हैं, नहीं मानते हैं, तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर हैं वो बाहर निकल जाते हैं गुस्से में और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। The representative of third states viewed themselves as a spokesman for the whole French nation। बोला जा रहा है कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट्स के, वो अपने आप को एज अ स्पोकमैन समझते हैं, किसके लिए, पूरे फ्रेंच नेशन के लिए, कि ये लोग अब आवाज़ उठाएंगे।
ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ अ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलिस। बोला जा रहा है वर्सलिस में जो टेनिस ग्राउंड है, जो टेनिस कोर्ट है, इंडोर ग्राउंड, वहाँ पे सब कोई इकट्ठा होते हैं, सब कोई जमा होते हैं। कब? 20 जून को। They declared themselves a national assembly and swore not to despair till they had they drafted a constitution for France that could limit the power of monarch। अब वो लोग एक अपना असेंबली बनाते हैं, नेशनल असेंबली फॉर्मेशन करते हैं, और वो लोग ये शपथ भी खाते हैं कि हम लोग कब तक नहीं टूटेंगे जब तक हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हैं फ्रांस में, जिससे मोनार्क जो राजा महाराजा है उनके पावर को कंट्रोल किया जा सके। दे वर लेड बाय मिराबियो एंड अबेसियस। कहने का मतलब क्या है, इन नेशनल असेंबली को हेड किया गया इन दोनों के द्वारा। मिराबियो वॉज बॉर्न इन नोबल फैमिली बट वॉज कन्वेंट ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। ये जो है मिराबियो, इनका जन्म एक नोबल फैमिली में हुआ है, लेकिन इनका भी प्रॉब्लम था कि ये जो फ्यूडल प्रिविलेज मिला जा रहा है ये नहीं मिलना चाहिए। ही ब्रॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबली एट वर्सलिस। ये अपना एक जर्नल भी पब्लिश करते थे और ये बहुत तगड़ा, बहुत पावरफुल स्पीच देते थे असेंबलीज में जो वर्सलिस में इकट्ठा होते थे उनकी तरफ से। यू कैन सी दिस पिक्चर, यहाँ पे सब कोई इकट्ठा हुए हैं, ये आपका टेनिस ग्राउंड है जहाँ पे सब कोई क्या कर रहा है, शपथ ले रहा है। यू कैन सी हर कोई अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है, यहाँ पे ओथ चल रहा है, एक टाइप का शपथ लिया जा रहा है कि हम लोग अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिससे क्या होगा, मोनार्क का पावर को लिमिट कर दिया जाएगा। Abessias, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is Third Stage। बोला जा रहा है कि जो एबिसियास थे वो एक क्या थे, प्रिस्ट थे, वो एक पुजारी थे, और उन्होंने एक बहुत इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट बनाया जिसमें वो बताएं कि व्हाट इज थर्ड स्टेट, ये थर्ड स्टेज आखिर में है क्या। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France sat with ट्यूमर। बोला जा रहा है कि जब ये नेशनल असेंबली वर्सलिस में अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहा था और उसी समय जो भी फ्रांस में रहने वाले जो रेस्ट एरियाज हैं वहाँ पे अफरा दफरी मचा हुआ था, वहाँ पे बहुत टेंशन था। अ सीवियर विंटर हैड मीन्ट अ बैड हार्वेस्ट। एक बहुत खतरनाक ठंडी पड़ा जिससे फसल पूरा ख़राब हो गया और वहाँ का जो हार्वेस्ट वो बहुत बैड हो गया, बहुत ख़राब। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, और जो ब्रेड का दाम था वो अचानक से बढ़ गया। ऑफन बेकर्स एक्सप्लोर द सिचुएशन एंड हॉर्डेड सप्लाईज। जो बोला जा रहा है जो बेकर्स होते हैं इससे जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे, बट ये बहुत बोल सकते हो कि जितने भी लोग थे दे वर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी। क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। बोला जा रहा है कि घंटों तक खड़ा रहने के बाद भी बहुत किसी को क्या ब्रेड वगैरह नहीं मिल पा रहा था, वो लोग बेकरी के सामने घंटों तक लाइन में लगे हुए रहते थे। तो जो वहाँ पे गुस्से में वुमेन्स थी उन्होंने शॉप में लूटपाट, या यू कैन से दे स्टॉर्म्ड, वो लोग ज़बरदस्ती घुस जाते थे ब्रेड के लिए। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर द ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। और ये वही टाइम था जब राजा क्या किया था, अपने सोल्जर्स को पेरिस में एंट्री करने के लिए कह दिया था। ऑन 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। और जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि जो 14 जुलाई था वहाँ क्या हुआ था कि वो लोग बेस्टाइल में घुस के बेस्टाइल को सबको नष्ट कर दिया गया था। इन द कंट्री साइड ह्यूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनर had hired bands of brigades who were on their way to destroy the ripen crops। बोला जा रहा है कि जो कंट्री साइड से गांव में ये अफवाह फैल गया था कि वहाँ पे कुछ ऐसे बदमाश, कुछ ऐसे आ रहे हैं, मेंशन से लोग आ रहे हैं जो क्या करेंगे, जो भी फसल बचा है, जो अच्छे से रिप हुआ है, उसको, जो भी फसल वहाँ पे बचा हुआ है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pickles and attacked the chataks। कहने का मतलब क्या है कि सबके अंदर डर का माहौल था कि एक तो शॉर्टेज हो रहा है, ऊपर से अगर जो पका हुआ या जो अच्छा क्रॉप्स है वो भी नष्ट हो जाएगा तब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उनके पास जो भी हथियार था, पीजेंट्स के बाद फावड़ा जो भी उनके पास यूज़ होता है वो लोग लेके सब अटैक कर देते हैं। किसके ऊपर? चैटेक्स के ऊपर। ये क्या होता है, एक टाइप का रेसिडेंस जो कहीं ना कहीं राजा या नोबल मैन से बिलोंग करते हैं, एक ऐसा एरिया जो जहाँ पर राजा या नोबल मैंस रहते हैं, वहाँ पर सबको क्या कर देता है, अटैक कर देता है। दे लूटेड हॉर्डेड ग्रेन्स एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मोनार्कियल ड्यूज। वो लोग वहाँ पर लूट पाट मचाते हैं, जो भी ग्रेन्स वगैरह रहता है उसको लूट लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसमें मोनार्कियल ड्यूज लिखा हो गया सबको जला देते हैं। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लूड फ्रॉम देयर होम्स, मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू द नेबरिंग कंट्रीज। बहुत सारे जो नोबल्स थे वो डर के मारे वहाँ से भाग गए, अपने घर छोड़ दिए, बहुत सारे तो नेबरिंग कंट्री भाग गए। Faced with the force of his revolting subject, Louis XVI finally recorded recognition of National Assembly and accepted the principle that his powers would now be checked by the Constitution। और लास्ट में कहीं ना कहीं डर के सहम कर जो लुइस 16 है वो फाइनली नेशनल असेंबली को मान लेता है, उसके प्रिंसिपल को भी मान लेता है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई वो मेरे पे चेक लगा सकते हैं। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिग्री अबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। उनमें क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम और ऑब्लिगेशन को क्या किया गया, अबॉलिश कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एज मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज। और जो फर्स्ट स्टेट के मेंबर थे क्लर्जी लोग, उनको भी अपना प्रिविलेज छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। टिथ्स वर अबॉलिश्ड एंड लैंड्स ऑन बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। जो तिथ था उसको अब नष्ट, तिथ को बोला गया कि कोई टैक्स चर्च पे नहीं जाएगा, और जो भी चर्च का जमीन है जो उनके द्वारा वो क्या होगा वो वापस जब्त कर लिया गया, कन्फिस्केट किया गया।
एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट अक्वायर्ड असेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिव्स, और ऐसा करने से जो गवर्नमेंट था उनको इतना एसेट मिल गया कि वो अपना कर्ज जनरली जो भी 2 बिलियन लिव्स का कर्ज था वो वहाँ तक पहुँच गए। तो दिस वॉज अप टू दिस। अब फ्रांस क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब एक ऐसा मोनार्की जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलेगा। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। जो नेशनल असेंबली अभी तक बना हुआ था वो 1791 में क्या करता है? अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है, ड्राफ्ट कर लेता है। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। कहने का मतलब क्या है कि ये जो उसका जो मेन उद्देश्य था उस कॉन्स्टिट्यूशन का वो यही था कि जो भी मोनार्च है उसका क्या करना है, जो एक्सट्रीम पावर उसको मिला हुआ उसका पावर को एक लिमिट पे ला देना। दिस पावर इंसिस्ट ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन हैंड ऑफ वन पर्सन वेयर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब क्या है? पहले सारा पावर किसके हाथ में था? केवल राजा के हाथ में, केवल वन पर्सन के हाथ में था, वन हैंडेड था। बट अब इसी पावर को सेपरेट करके अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दे दिया गया, जैसे लेजिस्लेचर को हो गया, एग्जीक्यूटिव को हो गया, जुडिशरी को दे दिया गया, और ऐसे करके फ्रांस जो है वो क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फॉलो करने लगा। अगर आप इस फिगर को देखो, फिगर 7, तो ये क्या बता रहा है? देखो, पूरे फ्रांस में सिटीजनशिप को 2 भाग में बांटा गया है, एक एक्टिव सिटीजन में और एक पैसिव सिटीजन में। हमारे पास टोटल उस समय फ्रांस में 28 मिलियन का पॉपुलेशन था, है ना, और उसमें से कहीं ना कहीं बहुत कम, बोल सकते हो अबाउट 4 मिलियन लोग को ही क्या बोला गया था? एक्टिव सिटीजन। 28 मिलियन लोगों में से बस 4 मिलियन को एक्टिव सिटीजन कहा गया, और बाकी जितने भी थे उसको पैसिव सिटीजन, जिसमें जनरली जिनको वोटिंग राइट नहीं मिलता था, और एक्टिव सिटीजन को वोटिंग राइट मिल जाता था। और इसमें जो पैसिव सिटीजन थे उसमें 3 मिलियन मैन भी थे। अब जो एक्टिव सिटीजन है वो क्या करेंगे? वो वोट करेंगे, और वोट करके इलेक्ट्रोल्स चूज़ करेंगे, जिसमें 50,000 मैन चूज़ होके आएंगे। अब ये जो 50,000 लाइक 50,000 मैंस हैं वो वोट करेंगे और नेशनल असेंबली बनाएंगे, जिसमें 747 मेंबर्स होंगे, और इसी को कहा जाएगा लेजिस्लेचर। इसी को क्या कहा जाएगा? लेजिस्लेचर। और लेजिस्लेचर क्या करेगा? जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो किंग है, उस पर अपना कंट्रोल लगाएगा। लेकिन किंग के पास भी एक पावर रखा गया है जो कि वीटो पावर। अगर किंग को कोई चीज़ सही नहीं लगता है तो वो क्या कर सकता है? वीटो लगा सकता है, उस चीज़ को खारिज कर सकता है। और ये जो एक्टिव सिटीजन है वो वोट करके इलेक्टोर्स तो चुनेंगे, और साथ ही साथ वोट करके क्या चुनेंगे? जज चुनेंगे, जो जुडिशरी का पार्ट होगा। और जो लेजिस्लेचर है ना, वो किंग के साथ साथ किसको भी कंट्रोल करेगा? मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल करेगा। ये वहाँ का सिनेरियो हो गया। मतलब ये एक टाइप का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का फ्रेमवर्क हो गया कि ऐसे ऐसे चीज़ें चलेंगे। अब आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वास्टेड द पावर टू मेक द लॉज इन द हैंड ऑफ नेशनल असेंबली। बोला गया जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके अनुसार अब जो पावर है लॉज बनाने का वो किसके हाथ में चला गया है? नेशनल असेंबली के हाथ में चला गया है। हु वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जिसको इनडायरेक्टली क्या किया गया है? इलेक्ट किया गया है। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। बोला जा रहा है जो सिटीजन है वो आपस में क्या करेंगे? वोटिंग करके 50,000 मैन को चूज करेंगे, वो आपस में चूज करके अपना असेंबली बनाएंगे। नॉट ऑल सिटीजन, जितने भी सिटीजन सबको राइट टू वोट नहीं दिया गया, जैसे हम आपको पहले ही फिगर 7 में बता दिए। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, केवल मैन, केवल पुरुष जो 25 साल से ज़्यादा या 25 साल तक जो एज में आ गए हैं, जो टैक्स पे करते हैं, है ना, और इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेज वर गिवन टू द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। कहने का मतलब है जो टैक्स पे करते हैं जो किसके बराबर हो? 3 days ऑफ लेबर वेज वर गिवन टू द स्टेटस, मतलब उनका जो टैक्स है वो कम से कम कितना बराबर होना चाहिए? एक लेबर का जो 3 दिन का दिहाड़ी होगा उतना वेज के बराबर होना चाहिए जितना वो टैक्स पे करता है, तब जाके वो क्या कहलाएगा? एक्टिव सिटीजन, और उसे वोट करने का राइट मिलेगा। जितने भी मैन वुमेन बच गए जो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं उनको पैसिव सिटीजन का टाइटल दिया गया। और टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टोर द मेंबर ऑफ असेंबली एंड अ मैन हैव टू बी द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। अगर आपको इलेक्टोर्स बनना है, जैसे 50,000 मैंस वहाँ पे चूज़ होते हैं ना, और उसमें से 745 वहाँ पे क्या करते हैं? नेशनल असेंबली बनाते हैं। उसके लिए तो आपको एक हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए, मतलब आप अच्छा खासा क्या करते हैं? अमाउंट में टैक्स पे करते हो। अब आइए आगे चलते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है। ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है? डिक्लेरेशन। ये जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो ये क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, कि वहाँ पे जो भी मैन है या जो वहाँ के सिटीजन है उनको क्या क्या राइट्स मिलेगा। और यहाँ पे कुछ राइट्स है जो लिखा हुआ है, दे आर लाइक 17 राइट या उससे भी ज़्यादा। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या डिक्लेरेशन हुआ है, क्या क्या राइट्स मिला है। यहाँ से देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ एन डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है? राइट देता है मैन को या सिटीजन को। राइट किस टाइप का राइट? तो राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपना राय रखने का अधिकार है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सबको ही बराबर है, वर एस्टैब्लिश एज अ नेचुरल एंड इनक्लेवर राइट्स। कहने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा राइट था जो नेचुरल था
और इनएलिएनेबल था, मतलब ये सबके लिए बराबर है। एंड दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग्स बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। और ये राइट जो है ये इंसान के जीवन में उनके जन्म से शुरुआत हो जाएगा, उनसे कभी नहीं छीना जा सकता है। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इस सिटीजन नेचुरल राइट्स। और ये उस स्टेट के ड्यूटी में आता था कि आप अपने सिटीजन के नेचुरल राइट्स को बचा के रखेंगे। अब यहाँ देखिए रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बॉल्स। देखो अगर हम अभी यहाँ पे आपके सामने लोटस का इमेज बना दें तो कहीं ना कहीं आपको बीजेपी का थॉट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिंबल उससे जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही कुछ कुछ ऐसे पॉलिटिकल सिंबल थे जिनका कुछ ना कुछ मीनिंग था। अब उसके अनुसार यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए गए हैं, कुछ सिंबल्स दिए गए हैं जिसको आपको पढ़ना है और इसको समझना है। जैसे ये है ब्रोकन चेन, और ये जो है ये चैन है जो टूटा हुआ है, ब्रोकन है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये दिखा रहा है कि कैसे जो स्लेवरी सिस्टम था, जो स्लेव था, गुलामी था, उसको हटाया जा रहा है ना। और इसमें क्या है, लोगों को फ्री किया जा रहा है। ये क्या शो करता है कि लोग हैं या जो भी है वो अब फ्री हो रहे हैं, वो कोई स्लेव जैसा कंडीशन नहीं है। ये क्या है, अ बंडल ऑफ रॉड्स और फेंसेस। कहने का मतलब क्या है, इट इज़, कहने का मतलब अगर जैसे आप बचपन में पढ़े हो ना कि एक लकड़ी को बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है और जब ग्रुप ऑफ स्टिक्स है तो उसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते हो। इन द सेम वे यहाँ बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। अगर सब कोई मिल के रहेंगे तो हम लोग को कोई तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बट इफ़ यू विल बिहेव इंडिविजुअली दैट वुड बी वेरी ईजी फॉर समवन टू ब्रेक यू डाउन। उसका यहाँ क्या लिखा है, द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। बोला जा रहा है ये क्या सिंबल करता है ये इमेज, तो ये बताता है नॉलेज, स्टैंड फॉर नॉलेज। ठीक है, उसके बाद ये देखा जाए तो ये क्या है, ये रॉयल पावर को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। यहाँ पे एक सांप जैसा दिखाया गया जो अपना ही टेल, अपना ही पूंछ को खा रहा है या बाइट कर रहा है। ये क्या दिखाया गया है कि अ रिंग विच इज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। ये एक ऐसा रिंग है जो कहीं शुरुआत भी नहीं होता, कहीं एंड भी नहीं होता है। सिंबल ऑफ इटर्निटी, मतलब ये परमानेंटली हमेशा चलने वाला चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो ये है रेड कैप, जिसको किसके द्वारा पहना गया, वॉर्न बाय स्लेव्स। जब वो फ्री हो गए ना तो वो ये कैप को क्या करने लगे, पहनने लगे, दैट नाउ वी आर फ्री फ्रॉम स्लेवरी। और यहाँ पे क्या है, ब्लू वाइट रेड। ये क्या है, ब्लू वाइट रेड, ये क्या दिखाता है, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। यहाँ पे जो है ब्लू वाइट रेड, ये क्या दिखाता है, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। ये क्या है, अ विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, मतलब कानून का ये क्या है, एक टाइप का दर्पण है, एक टाइप का फिगर है। उसके बाद ये क्या है, द लॉ टैबलेट। ये क्या है, द लॉ इज सेम फॉर एवरीवन एंड ऑल इक्वल। मतलब ये जो दिखा रहा है कि लॉ सबके लिए बराबर है, सब कोई इक्वल है। तो ये कुछ मीनिंग्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। उसके बाद क्या है, थर्ड नंबर, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। आगे चल के फ्रांस कंप्लीटली मोनार्की को हटा देता है और रिपब्लिक बन जाता है। कैसे? द सिचुएशन ऑफ फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। अब हुआ क्या, जो फ्रांस है उसका जो कंडीशन है वो दिन पर दिन क्या होने लगा, वर्स होने लगा, खराब होने लगा। ऑल्दो लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लुइस 16 है वो क्या किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन साइन तो कर दिए थे, लेकिन ये क्या कर रहे थे, इनको पता था कि लोग अगर इनके पावर को लिमिट कर देंगे तो इनका फ्रीडम छीन जाएगा, महाराजा का फ्रीडम छीन जाएगा। तो ये नेगोशिएशन कर रहे थे किसके साथ, किंग ऑफ प्रूसिया के साथ, कि आप मेरे से हाथ मिला लो और हम लोग इसके खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर राजा। रूलर ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वेर वरीड ऑफ द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट दैट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। कहने का मतलब क्या है, जो आस पड़ोस के राजा थे उनको भी ये डर लग रहा था कि अगर फ्रांस में ये चीज़ हो रहा है, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, तो हो सकता है कि डेवलपमेंट मेरे पास भी आ जाए, मेरे एरिया में भी आ जाए, और हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो लोग इस बात से डर रहे थे, इसलिए वो लोग प्लान किए थे, हम लोग क्या करेंगे, अपने सोल्जर्स को वहाँ पे भेजेंगे और ये जो भी चल रहा है, कब से स्टार्ट हुआ था, समर के महीने में, मतलब समर के सीज़न में 1789 से उसको ड्रॉप डाउन करेंगे। लेकिन जैसे ऐसे हो पाता, बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूसिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और जैसे ये होता उससे पहले ही नेशनल असेंबली क्या किया, वोट करके अप्रैल 1792 में एक वॉर डिक्लेयर कर दिया गया, किसके अगेंस्ट में, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स दॉज द प्रोविंस टू ज्वाइन द आर्मी। हजारों की संख्या में लोग क्या किए, आर्मी को ज्वाइन किए। दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट द किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल यूरोप। ये एक टाइप का ऐसा वॉर था जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे लोग किंग के अगेंस्ट और जितने भी एरिस्टोक्रेसीज थे उनके अगेंस्ट अपना फाइट, अपना यू कैन से अ काइंड ऑफ फीलिंग, जो बैड फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर पा रहे थे। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग द मार्शलिस, कहना मतलब क्या, वहाँ पे जैसे हमारे पास जो नेशनल एंथम है, व्हाट इज़ दैट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी डीप फीलिंग फॉर नेशन। तो वैसे ही इनके पास जो नेशनल या पेट्रियोटिक सॉन्ग था, जैसे मार्शलिस, इसको कंपोज किया गया था एक पोएट के द्वारा, रॉगेट, ठीक है, रॉगेट के द्वारा कंपोज किया गया था। और इसको पहली बार कहाँ संग किया गया था, जब वो लोग मार्च कर रहे थे, कहाँ, पेरिस के ओर बढ़ रहे थे, वहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था, किसके द्वारा, वॉलंटियर्स के द्वारा, जो फाइट करने या जो भी वहाँ पे ट्रूप्स थे उनके द्वारा। एंड सो गेट इट नेम, और इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, मार्शलेसाइक, और इसको बोला गया नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस।
द रिवोल्यूशनरीज वॉर्स ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज टू द पीपल। अब होता क्या है, कहीं पर अगर रिवोल्यूशन हो रहा है, मार्केट हो रहा है, या यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग, तो लॉस या इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आना मे भी पॉसिबल हो जाता है। While the men were away fighting in the front, women were too to cope with the task of earning a lively and looking for their families। अगर मैन क्या हैं, फाइट कर रहे हैं, तो जो वुमेन्स बच गई हैं उनको अपने फैमिली को चलाना पड़ेगा, और फैमिली को चलाने के लिए दे हैव टू अर्न। लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल्स वर कन्विंस्ड दैट द रिवोल्यूशन हैज़ टू बी कैरिड फर्दर एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 हैव गिवन पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें जो पॉलिटिकल राइट है वो किसको दिया गया था, केवल रिचर सोसाइटी को दिया गया था। तो हुआ क्या कि अब पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे, बिकेम एन इंपॉर्टेंट ड्रिलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। अब हुआ क्या, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल क्लब्स बनाने लगे जहाँ पे एक टाइप का पॉइंट्स को डिस्कस किया जाने लगा कि गवर्नमेंट किस टाइप का पॉलिसी ला रहा है, उसका क्या प्लान है, हम लोग क्या कर सकते हैं। और उसमें से एक बहुत फेमस पॉलिटिकल क्लब था, उसका नाम था जैकोबिन्स। क्या नाम था? जैकोबिन्स। और ये एक टाइप का सेंट जैकोब्स जो पेरिस में है उसके नाम से डिराइव किया गया है, एक टाइप का ये कॉन्वेक्ट है, उससे ये इसका नाम डिराइव हुआ है। वुमेन्स टू हु हैड एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फाउंड देयर ओन क्लब्स। जो वुमेन्स है, वुमेन्स भी अपना अपना क्लब्स बनाती थी फॉर डिस्कशन। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट दिस एक्टिविटी इन डिमांड। अभी हम जब तक सेक्शन 4 में पहुंचेंगे तो इसके बारे में और पढ़ेंगे, अभी हम सेक्शन 3 में है। मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब्स बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो जैकोबिन्स क्लब के लोग थे ना, वो ज़्यादातर गरीब सेक्शन, मतलब यू कैन से नॉट वेरी प्रॉस्परस, वो लोग थोड़ा गरीब वर्ग के लोग वहाँ थे। जैसे स्मॉल शॉपकीपर्स हो गया, आर्टिशन हो गया जो शू मेकर्स हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, या वॉच मेकर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, सर्वेंट है, या डेली वेज वर्कर्स हैं, इनके बारे में। और इनका जो लीडर था वो क्या था? मैक्सिमिलियन रॉबर्सपेयर। क्या? मैक्सिमिलियन रॉबर्सपेयर वॉज द लीडर। और ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना, आगे इस पर कहानी भी है, आगे डिस्कस करेंगे। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्टेप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वन बाय डॉक वर्कर्स। कहने का मतलब क्या है कि जो जैकोबिन्स क्लब के मेंबर हुआ करते थे वो डिसाइड किया कि हम लोग कैसा पैंट या कैसा ट्राउजर पहनेंगे, ऐसे लॉन्ग ट्राउजर्स जिसमें स्ट्रैप्स होगा, जिसमें एक टाइप का लकीर जैसा होगा, जो डॉग मतलब जो एरिया होता है ना, बंदरगाह वाला एरिया जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, उससे सिमिलर था, मिलता जुलता था। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सोसाइटी ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये इसलिए था कि वो अपने आप को थोड़ा फैशनेबल सोसाइटी से अलग दिखाना चाहते थे। और किससे अलग? स्पेशली जो नोबल्स थे उनसे अलग। और नोबल्स जो थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे, मतलब एक टाइप का अलग टाइप का कॉस्ट्यूम पहनते थे जो इनसे थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था। उसके बाद इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर बेल्टेड बाय द वीवर्स ऑफ द की ब्रीचेस। कहने का मतलब क्या है, ये इसलिए दिखाते थे कि हम आपसे अलग हैं और वी आर लाइव एंडिंग द पावर, हम लोग आपसे अलग चल रहे हैं एंड वी वांट समथिंग डिफरेंट। दिस जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज सैंड्स क्लोचर्स। और इसका मतलब होता है दोज विदाउट की नीचेस ब्रिचेस। कहने का मतलब क्या है, ये ऐसे लोग थे जो की ब्रिचेस जो है नी ब्रिचेस से अलग पहनते थे, इनका कॉस्ट्यूम अलग होता था। सैन क्रूटोस मेंस वॉर इन एडिशन टू द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी, वुमेन्स हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो। जो यहाँ पे मैन हुआ करते थे वो एक कैप भी पहनते थे, रेड कैप, जो क्या दिखाता था? लिबर्टी दिखाता था, फ्रीडम। हालांकि वुमेन्स को करने का ऐसा परमिशन नहीं था। इन द समर 1792 द जैकोबिन्स प्लान एन इंस्क्रिप्शन ऑफ द लार्ज मेंबर्स ऑफ पेरिशंस हु वर एग्रीड बाय द शॉर्ट सप्लाईज ऑफ हाई प्राइस ऑफ फूड। अब हुआ क्या, 1792 में जैकोबिन्स जो हैं वो ये प्लान करते हैं कि वी आर लाइक वेरी एंग्री। क्योंकि जो सप्लाईज़ है वो बहुत शॉर्ट हो चुका है, प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है, तो नाउ वी नीड टू शो आवर एंगर्स। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ टूरनिस, मार्शल द किंग गार्ड एंड हैड द किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। हुआ क्या, वो लोग 10 अगस्त को वो लोग पैलेस में घुस जाते हैं, राजमहल में घुस जाते हैं, और जो राजा के बॉडी गार्ड्स या गार्ड्स हैं उनको किल कर देते हैं, और राजा को भी बहुत देर तक बंदी बना के अपने साथ रख लेते हैं। लेटर द असेंबली वोटेड एंड इम्प्रिजन फॉर द रॉयल फैमिली। आगे जाके असेंबली क्या करता है, उनको एक टाइप का जेल में डाल देता है। इलेक्शन वर हेल्ड, फिर से इलेक्शन कराया जाता है, और इलेक्शन करवाने के बाद फ्रॉम नाउ ऑल मैन हु आर अबव 21, और उनके पास वेल्थ हो ना हो कुछ भी हो, इफ़ दे आर अबव 21 सो दे आर एबल और दे आर गिवन द राइट टू वोट। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड एज कन्वेंशन। कहने का मतलब क्या है, जो नया नया असेंबली चुने आए उनको कन्वेंशन कहा गया। ऑन 21 of September 1792 it was the day when they abolished the monarchy and declared France a republic। ये दिन लाइक 21 और 21 सितंबर 1792 was a day जब फाइनली मोनार्की को ख़त्म किया गया और वहाँ पे क्या लाया गया, वहाँ पे रिपब्लिक लाया गया। एज यू नो, अ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द रिपब्लिक। जो होता है वो कैसा होता है, एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें लोग अपना गवर्नमेंट तो चुनते हैं, उसके साथ साथ उसके जो हेड होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, उसको भी चूज करते हैं। देयर इज नो हेरिडेटरी मोनार्की, वहाँ पे कोई हेरिडेटरी मोनार्की नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस टाइप को फॉलो नहीं किया जाएगा। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन हाउ दे बिकेम सो।
अगर आप चाहो तो यू कैन ट्राई एंड यू कैन फाइंड इट आउट दैट देयर आर सम अदर कंट्रीज दैट दे आर रिपब्लिक और नॉट एंड हाउ दे बिकेम रिपब्लिक, व्हाट वाज द सिनेरियो, ईच एंड एवरीथिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो। लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय द कोर्ट ऑफ द चार्ज ऑफ ट्रेजन। बोला जा रहा है कि लुइस 16 को आगे जाके क्या बोला गया, डेथ पेनल्टी मिल गया, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो अपने कंट्री को बिट्रेल कर रहा था, धोखा दे रहा था। अब वो किसके साथ हाथ मिलाने वाला था, प्रूसिया के साथ, और अपनी कंट्री पे एक टाइप का वॉर करवाने वाला था। तो इसलिए उसको सजा दिया गया, सजाए मौत, और उसको पब्लिकली क्या किया गया, beheaded कर दिया गया। ऑन 21 of January 1793 he was executed publicly जो एक जगह है पैलेस प्लेस द ला कोडो, वहाँ पे उनको क्या किया गया, पब्लिकली मार दिया गया। द क्वीन मैरी मेट विद एन सेम फेट शॉर्टली आफ्टर दैट, और जो उनकी वाइफ थी, जो क्वीन थी, उनको भी सेम इसी टाइप का सजा मिला थोड़ा देर बाद। अब आइए 3.1 पढ़ेंगे, द रेन ऑफ टेरर। ठीक है, टेरर का मतलब होता है एक टाइप का वेरी हार्श कंडीशन, है ना, बहुत डरा हुआ माहौल। नाउ सी व्हाट हैपेंड। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज़ रेफर टू द रेन ऑफ टेरर। मतलब ये जो एक साल का पीरियड है, इसको रेन ऑफ टेरर बोला गया क्योंकि जो रॉबेस्पियर है वो एक पॉलिसी को फॉलो करता था जिसमें क्या है, सेवरल कंट्रोल, वो कंट्रोल करना चाहता था, कैसे भी करके उसको लोगों पे कंट्रोल चाहिए था। और जो लोग उसके अगेंस्ट जाते थे, चाहे वो एक्स नोबलमैन्स हो, क्लर्जी हो, मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो खुद के पार्टी के उनके क्यों ना मेंबर हो, अगर कोई उनसे अगेंस्ट जा रहा है तो वो उसे अरेस्ट करवा देता था, इम्प्रीजन मतलब जेल में डलवा देता था, और उसको गिल्टी साबित करवा के उसका जो सर है उसको गोलोटिन से क्लम करा, उसका सर कटवा देता था। और ये गोलोटाइन होता क्या है, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, और यू कैन से एक टाइप का डिवाइस है जिससे लोगों का सिर काटा जाता था। उसमें एक ब्लेड लगा हुआ रहता है, इस टाइप का ऐसे पोल रहता है, यहाँ पे ऐसे ब्लेड रहता है, यहाँ पे लोग का सिर रखा जाता है, और ये ब्लेड बहुत फोर्स से नीचे आता है तो सर अलग हो जाता है। और इसको डिज़ाइन किया गया था डॉक्टर गोलोटाइन के द्वारा, तो उसके ही नाम पे गोलोटाइन करके इसका नाम पड़ गया है। रोबेस्पियर गवर्नमेंट इशूज लॉज प्लेसिंग एन मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेज एंड प्राइसेस। बोला गया कि रोबेस्पियर गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज लेकर आया है जो वेजेज और प्राइसेस को एक टाइप का मैक्सिमाइज सीलिंग पे ले गया। मीट एंड ब्रेड वो रैशनलाइज, जो मीट है या ब्रेड है उसको रैशनलाइज किया गया कि सबको इतना ही मिलेगा और ऐसे चलना पड़ेगा। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स टू द सिटीज एंड सेल इट टू द फिक्स्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट। पीजेंट्स को ये फोर्स किया गया कि आप अपने ग्रेन्स को कहाँ भेजोगे, सिटीज़ में, और उसी दाम में बेचोगे जिसमें हम आपको कह रहे हैं। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। आप जो सफ़ेद कलर का आटा होता था लाइक वेरी एक्सपेंसिव, उसको फॉरबिड किया गया, उसको मना किया गया, दैट यू कैन नॉट डू लाइक दैट, यू कैन नॉट सेल इट। ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन और इक्वालिटी ऑफ ब्रेड। सब सिटीजन को प्लेन या इक्वल ब्रेड खाना पड़ेगा। अ लॉफ मेड ऑफ होल वाइट, मतलब एक ब्रेड का टुकड़ा जो किससे बना है, होल व्हीट से बना हुआ है। इक्वालिटी was also sought to be practiced through the form of speech and address instead of traditional sir और madam। all Frenchmen and women henceforth called citizen और citoyennerie, मतलब सिटीजन के तौर पे उनको अब एक टाइप का ट्रीट किया जाने लगा। चर्चेज वर शट डाउन, चर्च को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, और जो भी बिल्डिंग्स थे उसको बैरक और नहीं तो ऑफिस में कन्वर्ट करवा दिया गया। रोबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रेटेंसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगन टू डिमांड मॉडरेशन। जो रोबेस्पियर था वो अपनी बातों को, अपनी पॉलिसी तो ऐसे मनवाता था, ऐसे गंदे तरीके से, जो उसके खुद के सपोर्टर थे वो चाहते थे कि थोड़ा मॉडरेशन आए, थोड़ा सा मतलब देख के चला जाए सिचुएशन को। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे ही वॉज ऑल्सो सेंट टू द गोलोटाइन। मतलब क्या हुआ, जुलाई 1794 में उसको भी कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया, और उसके अगले ही दिन उसको भी क्या किया गया, गोलोटाइन कर दिया गया, मतलब एक टाइप का किल कर दिया गया। 3.2 अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब इसमें क्या बताया गया है, द फेल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। अब जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट जो बना था वो फेल हो गया रूल करने पे, तो जो वेल्दियर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे उन्होंने पावर को अपने हाथ में ले लिया। A new constitution was introduced which denied the vote to non-property section of the society। एक नया संविधान बना, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें ये बोला गया कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, दो सेक्शन हु डू नॉट ऑक्यूपाई एनी प्रॉपर्टी, उनको वोट देने की आज़ादी नहीं होगी। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। दिस देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स। बोला गया इन्होंने क्या अपॉइंट किया, एक डायरेक्टली जिसमें कितने मेंबर रहेंगे, 5 मेंबर्स होंगे। दिस वॉज मेंट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन अ 1 मैन एग्जीक्यूटिव अंडर जैकोबिन्स। कहने का मतलब क्या है, इससे क्या होगा, सेफ गार्ड होगा। अगर पावर किसी एक आदमी के हाथ में है या 1 मैन एग्जीक्यूटिव है तो ज़्यादा पावर एक हाथ में रहने से मिसयूज़ हो सकता है, इसलिए पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 5 मेंबर्स का क्या बनाया गया, एग्जीक्यूटिव टीम बनाया गया। हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेचर काउंसिल
who then sought to dismiss them. हालांकि होता क्या था कि जो डायरेक्टर होते थे वो आपस में ही लड़ जाते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ, जो वो लोगों को बोलते थे इनको डिसमिस कर दिया जाए. The political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte. और ये जो पूरा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रहा था, लोग आपस में झगड़ रहे हैं और लोग आपस में ही फाइट कर रहे हैं, और जब लोग एक कंट्री के लोग आपस में ही फाइट करें तो दूसरा उसका फ़ायदा उठाता है. और इस बार फ़ायदा किसने उठाया? नेपोलियन बोनापार्ट. और ये क्या था? ये एक मिलिट्री डिक्टेटर था. थ्रू ऑल दिस चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेन्स inspiring idea that motivated political movements in France and the rest of the Europe during the following century. बोला गया कि ये जो चेंज इन गवर्नमेंट हो रहा था, फिर भी कुछ आइडियाज़ थे जो टिके हुए थे, जो पॉलिटिकल मूवमेंट को और फ्लोरिश कर पा रहे थे यूरोप में या अदर पार्ट में. वो क्या था? एक इक्वलिटी बिफोर लॉ और फ्रेटर्निटी चाहिए था. आगे देखिए, डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन? क्या महिलाओं ने भी क्रांति की? क्या महिलाओं ने भी कुछ क्रांति में योगदान हुआ उनका? उसके बारे में जानेंगे. From the very beginning, women were active participant in the event, which brought about so many important changes in the French society. कहने का मतलब है फ्रांस सोसाइटी में जितने भी बहुत सारे मेजर चेंजेस आए, उसमें जो वुमेन्स है, वुमेन्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, और वो भी स्टार्टिंग से वो लोग एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी. They hope that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. कहने का मतलब क्या है कि वो ये आशा करते थे कि अगर हम लोग मिलजुल के काम करेंगे तो ये क्या होगा? प्रेशर बिल्ड करेगा किसके ऊपर? जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट है, और वो नया नया मेजर लेके आएगा लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लाइफ को बेटर बनाने के लिए. मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. और बहुत सारे तो ऐसे भी महिलाएं थी जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी और उनको कमाना पड़ता था, अपने जीवन के लिए उनको कमाना पड़ता था. दे वर्कड एज अ सेमेस्टर ऑफ और लॉन्ड्रेस. कहने का मतलब क्या है? या तो वो लोग सिलाई बुनाई या कपड़ा धोने का काम या फूल बेचने का काम, सब्जी या सब्जी या फल बेचने का काम मार्केट में. और कोई कोई तो डोमेस्टिक सर्वेंट, जो प्रॉस्परस घर थे, जो अच्छे खासे अमीर वेल्दी लोग के घर थे, वहाँ पे एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट काम करने के लिए भी लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड थे. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. ऐसे बहुत सारी महिलाएं थी जिनको पढ़ने का अधिकार उस समय नहीं मिला था या जॉब ट्रेनिंग अच्छे से हो नहीं पाता था. Only daughters of nobles and wealthier member of the third states would study at a convent. कहने का मतलब क्या है? जो वेल्दियर सेक्शन है सोसाइटी का, वो क्या कर सकता है? वो पढ़ने का अपनी बेटियों को इजाज़त देता था कि हाँ भाई आप कॉन्वेंट में जाकर पढ़ सकते हो. आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम. और उसके बाद क्या होता था? उनका मैरिज करवा दिया जाता था आफ्टर स्टडी. वर्किंग वुमेन्स हैड ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, फेंच वाटर, क्विज अप फॉर ब्रेड, लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन. देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन. बोला जा रहा है जो वर्किंग वुमेन्स थी, ऐसा नहीं है कि वो काम करी तो उनको और कोई काम नहीं करना पड़ेगा. जो वर्किंग वुमेन्स है उनको क्या करना पड़ेगा? भाई अपना फैमिली का भी ध्यान रखना है, आपको खाना भी पकाना है, पानी भी लेकर आना है, और लाइन में खड़ा होकर ब्रेड भी खरीदना है, और बच्चों पे ध्यान भी देना है. इफ़ यू आर वर्किंग, अ गर्ल इज़ वर्किंग, अ वुमेन इज़ वर्किंग, उसके अलावा भी उनके पास हज़ारों काम रहता है करने के लिए. और हालांकि उनका जो वेज होता है, वुमेन्स का जो वेज है, वो कम होता था उस समय में एज़ कम्पेयर टू मैन, जो कि गलत है. In order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspaper. अपनी आवाज़ को उठाने के लिए उन्होंने अपना पॉलिटिकल क्लब, अपना न्यूज़पेपर, उसको क्या करने लगा? इंट्रोड्यूस किया जाने लगा. About 60 वुमेन क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़. बोला जा रहा है लगभग 60 से भी ज़्यादा या 60, लगभग 60 के आसपास क्लब्स बनने लगे. कहाँ पे? फ्रेंच सोसाइटी में, फ्रेंच सिटीज़ में. द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज एंड रिपब्लिकन वुमेन्स आर द मोस्ट फेमस ऑफ देम. ये जो लिखा हुआ है सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज एंड रिपब्लिकन वुमेन्स, ये क्या था? मोस्ट फेमस उनमें से था, कुछ क्लब्स में से मोस्ट फेमस था. वन ऑफ देयर मेन डिमांड वॉज दैट वुमेन एंजॉयड द सेम पॉलिटिकल राइज एज मेन. बोला जा रहा है कि जितना आदमी को छूट मिला है उतना वुमेन्स को भी छूट मिलना चाहिए. वुमेन्स वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस दैम टू अ पैसिव सिटीजन. उनको ये बहुत डिसअपॉइंटेड थे वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन से कि जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उनको पैसिव सिटीजन का दर्जा दे दिया गया था. दे डिमांडेड टू द राइट ऑफ वोट टू बी इलेक्टेड एज द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. उनका डिमांड था कि उनको भी भाई वोट करने का राइट मिले, उनको भी असेंबली में इलेक्ट होने का राइट मिले, वो लोग भी पॉलिटिकल ऑफिस बना पाएँ. ओनली देन दे कैन फेल्ट एंड देयर इंटरेस्ट विल बी प्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट. और तभी जाके उनका बात सुना जाएगा और उन पर इक्वली ध्यान दिया जा पाएगा. इन द अर्ली ईयर्स द रिवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन्स. अगर देखा जाए शुरुआती के साल में तो जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थे वो कुछ लॉज लेकर आए थे जो वुमेन्स के लाइफ को क्या कर पाए थे? थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर पाए थे. टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स. स्कूलिंग जो है, पढ़ाई लिखाई जो है, वो सभी बच्चियों के लिए, सभी गर्ल्स के लिए क्या कर दिया गया? कंपलसरी कर दिया गया.
द फादर कुड नॉट नो लॉन्गर फोर्स देम टू मैरी अगेंस्ट देयर विल। उनके पिता या उनके फैमिली में से जनरली बच्चियों को कोई फोर्स नहीं कर सकता था कि बच्ची का मन नहीं है तो भी उसका शादी दे दिया जाए, ऐसा फोर्स नहीं कर सकते थे। मैरिज वॉज मेड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड इन टू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। कहने का मतलब मैरिज जो है वो कानूनी तौर पे अच्छे से होना चाहिए, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पे होना चाहिए। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, और डाइवोर्स जो है वो लीगल कर दिया गया, दैट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल विथ ईच अदर यू कैन हैव डाइवोर्स एंड कुड बी अप्लाइड बाय बोथ वुमेन एंड मैन। अब लड़का को अच्छा नहीं लग रहा है तो भी वो डाइवोर्स ले सकता है। इफ वुमेन इज फेसिंग एनी ट्रबल देन शी कैन ऑल्सो टेक डाइवोर्स। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब, और वुमेन को क्या हो सकता है भाई, वो लोग नौकरी की तैयारी कर सकती हैं। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस, या तो आर्टिस्ट बन के या तो कुछ छोटा मोटा बिजनेस करके भी अपना वो कर सकती हैं। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ टेरर। द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो नया गवर्नमेंट आया वो उनके लिए और प्रॉब्लम लेके आया। वो एक ऐसा ऑर्डर इशू कर दिया जिसमें बोला गया जितना भी वुमेन्स का क्लब है और जितना भी उनका पॉलिटिकल पार्टीज है, एक्टिविटी हो रहा है, उनको बैन किया जाए, उनको बंद किया जाए। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन्स वर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम वर एग्जीक्यूटेड। बहुत सारी प्रसिद्ध महिलाओं को अरेस्ट भी कर लिया गया और कुछ को तो भी मार भी दिया गया। वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मेनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। लगभग उसके बाद 200 सालों तक, अराउंड 200 ईयर्स तक वुमेन्स जो हैं वो अपने फाइट के लिए, अपने राइट के लिए लड़ती रहीं कि उनको वोटिंग राइट मिले। द राइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू द इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। बोला गया इसका जो लड़ाई का था वो इंटरनेशनल सफरेज पे रहा। हर कंट्री मिलकर कहीं ना कहीं जो भी कंट्री के वुमेन्स है वो लड़ रही हैं इसके लिए। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरीज ईयर वर केप्ट अलाइव एज एन एक्सपायरिंग मेमोरी। बोला गया कि ये जो एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टी एक्टिविटी का जो सेट किया गया था फ्रेंच वुमेन के लिए, फ्रेंच वुमेन के द्वारा, वो सबके लिए एक मेमोरी जैसा था, एक ऐसा मेमोरी जो सबको एक्सपायर करेगा, इसलिए सब उसको अपने अंदर फंसा के रखते थे। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। फाइनली 1946 में क्या हुआ, फ्रांस में लड़कियों को, वुमेन्स को भी राइट टू वोट मिल गया। आप इसको भी ध्यान से एक बार पढ़ लेना। द लाइफ ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमेन, ये एक वुमेन थी, है ना, इनके लाइफ के बारे में बताया गया है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। ये जो स्लेवरी था इसका अबॉलिशन कैसे हुआ। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रेंज वाज द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। बोला गया उस समय स्लेवरी बहुत हुआ करता था, गुलामी या बंधुआ मजदूरी बोल सकते हो, फ्रेंच कॉलोनीज में, तो उस पर बैन लगाया गया, उसका अबॉलिशन हुआ। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिन और सैन डोमिंगो, ये जो कुछ एरियाज़ के नाम है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेबियन, मार्टिन क्वेन, कोडापेओ और सैन डोमिंगो, ये कुछ ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज़ जैसे तंबाकू हो गया या इंडिगो है, शुगर है, कॉफ़ी है, ये सब क्या होता था वहाँ पे एज अ इम्पॉर्टेंट सप्लायर हुआ करता था। बट द रेसलेंट ऑफ द यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफैमिलियर लैंड्स मीन अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। होता क्या था कि लेकिन यहाँ पे लेबर का शॉर्टेज था क्योंकि वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। एक वो तो बहुत दूर भी था और दूसरा अनफैमिलियर लैंड था, एक ऐसा धरती जिससे लोग ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे। सो दिस वॉज मैट बाय अ ट्रायंगल स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। इससे क्या हुआ, एक ट्रायंगुलर शेप का स्लेव ट्रेड बन गया, किसके बीच में, यूरोप के बीच में, अफ्रीका के बीच में और अमेरिका के बीच में। द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th century. French merchants sailed from the port of Bordeaux or Natex to the African coast where they bought slave from the local chieftains. अब होता क्या था कि वो लोग अफ्रीकन कोस्ट से क्या उठाते थे, स्लेव्स को उठाते थे, बंधुआ मजदूर को उठाते थे जो लोकल चिफ्टन के द्वारा वहाँ पे दिया जाता था। ब्रांड एंड स्केल द शेप्स, अब उनको क्या किया जाता था, तो वहाँ पे उन पे ब्रांडिंग किया जाता था और उनको पैक करके, देखो द स्लेव्स वर पैक टाइटली, मतलब क्या है, उनको एकदम भेड़ बकरी जैसा पैक करके भेज दिया जाता था शिप में। और वो 3 महीना का लंबा जर्नी होता था जिसमें वो लोग को क्या होता था, उन लोग को क्या ट्रैवल करना पड़ता था, फ्रॉम अटलांटिक टू कैरिबियन। यहाँ पे 3 महीना का लंबा जर्नी में उन लोग को एकदम बंधुआ मजदूर जैसा, एकदम बैल बकरी जैसा भर के भेज दिया जाता था। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन वर्कर्स ओनर्स, और यहाँ पे जो प्लांटेशन ओनर्स उनको बेच दिया जाता था। द एक्सपोर्टेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट इम्पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप मार्केट फॉर शुगर। और होता था क्या, वो जो वहाँ पे मेहनत करते थे, उनसे जो मेहनत ज़बरदस्ती करवाया जाता था, उससे वो लोग ग्रो करते थे क्या, शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो, और यूरोपियन मार्केट का जो डिमांड था उसको वो लोग फुलफिल कर पाते थे। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज़ है जैसे बोर्डेक्स है, नेटेक्स, ये इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए जाना जाता था क्योंकि यहाँ पे स्लेव ट्रेड होता था, यहाँ पे लोग स्लेव को बेचा करते थे और ख़रीदा करते थे।
थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। 18th सेंचुरी मतलब जो 1700 से लेकर 1799 का पीरियड है, उसमें थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होता था कि स्लेवरी सही नहीं है। द नेशनल असेंबली हैड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज ऑफ कॉलोनीज। तो नेशनल असेंबली जो बना था वो ये सोच में था, डिबेट भी कर रहा था कि क्या फ्रेंच सब्जेक्ट में सब कुछ इंक्लूड जितने भी राइट ऑफ मैन है वो उनको भी दे दिया जाए जो उनके कॉलोनीज़ पे है। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। अब वो कोई लॉ पास नहीं करते हालांकि। फेयरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। और उनको ये डर था कि अगर हम सबको राइट दे दें, सबको इक्वल राइट दे दे, तो स्लेवरी हो नहीं पाएगा और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका धंधा ही उनसे चल रहा है, जिनका इनकम ही उस पर डिपेंड है, स्लेव ट्रेड पे, उनका फाइनली धंधा बंद हो जाएगा। इट वॉज फाइनली द कॉन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन। हालांकि फाइनली 1794 में जो कन्वेंशन आया था उसमें बोला गया था कि जितने भी स्लेव्स हैं, चाहे वो फ्रेंच के कोई भी ओवरसीज कॉलोनीज पे है, सबको फ्री कर दिया जाए। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी शॉर्ट टर्म मेजर्स 10 ईयर लेटर। ये कुछ समय के लिए ठीक था, लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन फिर से क्या करता है, स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर देता है, फिर से इंट्रोड्यूस कर देता है। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन निग्रोज इन सूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो प्लांटेशन ओनर्स थे वो ये समझ गए थे कि ये जो अफ्रीकन्स हैं उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए उनको क्या किया, उनका राइट टू इंस्लेव मतलब उनको स्लेव बनाया जाए। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। 1848 में क्या किया गया, फाइनली स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। इमेंसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, फ्री हो जाना, कोई भी एक्ट से फ्री हो जाना। और निग्रोज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टर्म जो अफ्रीकन पीपल जो सहारा रेंज में रहते हैं ना, उनको वो टर्म से पुकारा जाता है या बुलाया जाता है। द रिवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, अब लोगों को पढ़ना है रिवोल्यूशन और एवरीडे लाइफ में कनेक्शन क्या था। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, क्या पॉलिटिक्स किसी जगह का लोग का कपड़ा बदल सकता है, मतलब उनका वे ऑफ स्टाइलिंग देयर ड्रेसेस, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रेड, और जो लैंग्वेज वो लोग बोल रहे हैं या जो बुक वो लोग पढ़ रहे हैं ये बदल सकता है। द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सो मैनी सच चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ वुमेन्स, मैन एंड चिल्ड्रंस। और ऐसा देखा गया फाइनली 1789 के टाइम में कि फ्रांस में ऐसा कुछ हुआ, लोगों का ज़िंदगी चेंज हो गया, वुमेन्स, मैन, चिल्ड्रंस, एवरीवन। द रिवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट took it upon themselves to pass law that could translate the idea of liberty and equality into everyday practice। बोला जा रहा है कि ये लोग कुछ ऐसे लॉज या ऐसा इक्वालिटी और फ्रीडम का आइडियाज़ लॉन्च करते थे, बनाते थे, जो क्या हो सकता है एवरीडे प्रैक्टिस में लाया जा सके। वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर स्टॉर्मिंग द बास्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। हुआ क्या, जैसे ही बास्टाइल का किला को गिराया गया समर में, मतलब गर्मी का सीजन में 1789 में, तो क्या हुआ, सेंसरशिप पे अबॉलिशन लगा दिया गया। सेंसरशिप क्या होता है कि दैट प्रेस के पास फ्रीडम है, प्रेस जो कंट्री में हो रहा है उसको अच्छे से बता सकता है ना। और जहाँ सेंसरशिप लग जाता है वहाँ पर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जनरली कुछ छाप नहीं सकते हो। अब ये चीज़ फाइनली उस समय हटा दिया गया। द ओल्डिज्म ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज लाइक बुक, न्यूज़पेपर, प्लेस कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग्स। बोला गया कि अगर जो भी किंग के सेंसर है अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो जो भी रिटर्न मटेरियल है या एक्टिविटी बुक्स है जैसे न्यूज़पेपर, प्ले या कुछ भी, उसको परफॉर्म किया जा सकता है कब, जब सेंसस से अप्रूवल मिल जाए। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे हैड ट्रेवल्ड रैपिडली टू द कंट्री साइड। आगे जाके ढेर सारा न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, ये सब फ्रांस में बहुत तेज़ी से फैलने लगा। और फ्रांस के साथ साथ जो भी कंट्री में और भी अदर साइड में जो कंट्री थे वहाँ पर भी फैलने लगा। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। और वो लोग क्या डिस्क्राइब करने लगे कि जो भी चेंज और जो भी इवेंट प्लेस हो रहा है फ्रांस में, क्या वो सही है, कितना सही है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ द इवेंट कुड बी एक्सप्रेस। और जो फ्रीडम था प्रेस का वो मिला, मतलब जो अपोजिट व्यू है वो भी दिखाया जा सकता है। Each side sought to be convince the other of its opposition through the medium of print. Play, song, festive procession attracted large number of people. गाना और प्ले करना या फेस्टिव जो भी पोजिशन होता था, रैलियाँ निकलती थी, वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करती थी अपने ओर। This was one of the way to grasp and identify which ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about the length and text which only a handful of educated could read. बोला जा रहा है इससे क्या होता था कि जो भी पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जो लंबे लंबे बुक्स में बहुत सारे बहुत हार्ड या बहुत कठिन शब्दों में लिख के गए थे, वो जनरली कुछ एडुकेटेड टाइप के फैमिली को ही समझ आता था, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, नॉर्मल इंसान समझ नहीं पाता था। लेकिन इससे क्या हुआ, जब प्ले हो रहा है, फेस्टिवल हो रहा है, लोग मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इनसे इनका एक अलग टाइप का कनेक्शन जुड़ रहा है, जो लोग बिना पढ़े भी कनेक्ट हो सकते हैं।
जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे अ पैट्रियोटिक फैट रिड्यूसिंग प्रेस बोला जा रहा है कि इसमें एक प्रेस के बारे में शो कर रहा है इस पिक्चर में। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे कंक्लूजन क्या है इस चैप्टर का, एंड आई थिंक कंक्लूजन के बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इन 1804 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्या करता है, अपने आप को एम्परर घोषित कर देता है फ्रांस का, और जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ है यूरोप में, और जितने भी डायनेस्टीज़ है, किंग्स है, किंगडम्स है ना, ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और सब जगह वो अपना मेंबर, जो भी फैमिली के मेंबर सबको प्लेस करवा देता है। नेपोलियन सो द रोल ऑफ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन अपने आप को एक टाइप का मॉडर्नाइजर मानता था यूरोप का। बहुत सारे उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज़, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, यूनिफॉर्मली जो नेपोलियन है वो एज अ लिबर्टल देखा जाता था कि फ्रीडम देता था सबको। बट जैसे ही नेपोलियन आर्मीज़ को चाहिए था, क्योंकि उसको तो ओवरऑल पूरे यूरोप में और हर जगह कब्जा करना था, तो वो क्या करता था, नॉर्मली सभी को एम्प्लॉय कर लेता था एज आ आर्मी, एज आ फाइटर, जो कि सही नहीं था। और आगे जाके एक वॉर होता है ना, बैटल होता है वाटरलू, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू, उसमें वो डिफीट हो जाता है, उसमें वो हार जाता है 1815 में। Many of his measures that carried the revolutionary idea of liberty and modern laws to be part of Europe had been impact on the people long after Napoleon had left. नेपोलियन जाने के बाद भी जितने भी ये अच्छा लॉ रेगुलेशन ये लेके आया था मॉडर्नाइज, वो लोगों पे छाप छोड़ के जाता है अपना। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लिबर्टी का या डेमोक्रेटिक राइट का जो लेगेसी होता है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, इंपॉर्टेंट था। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th century, where feudal system was abolished, colonized peoples revoked the idea of freedom from the bondage into the movement to create sovereign national state. Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the idea of coming from revolutionaries France. revolutionaries जो फ्रांस है उसका आइडिया को कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय के द्वारा एक टाइप का एक्सेप्ट किया गया। हाँ, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।